केरल के कोझिकोड हवाई अड्डे पर वंदे मातरम अभियान के तहत दुबई से भारतीयों को ला रहे एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान की दुर्घटना ने हवाई यात्रा से जुड़े जोखिम एक बार फिर रेखांकित कर दिए। चूँकि दुर्घटनाग्रस्त विमान का डिजिटल फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिल गया है, इसलिए हादसे के मूल कारणों का पता लगाने में आसानी होगी। लेकिन यह प्रारंभिक तथ्य किसी न किसी स्तर पर मानवीय भूल की ओर भी संकेत कर रहा है कि विमान हवाई पट्टी पर तय स्थान से करीब 1 किलोमीटर दूर उतरा। इस तरह की गफलत के नतीजे अच्छे नहीं होते। माना जा रहा है कि इस गफलत की एक वजह बारिश हो सकती है। जो भी हो, इसकी भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि विमान के फिसलकर खाई में गिरने से उसे और अधिक नुकसान हुआ। वह 2 टुकड़ों में बट गया। यह तो गनीमत रही कि पायलट ने विमान का इंजन बंद कर दिया था, अन्यथा उसमें आग लगने से कहीं अधिक क्षति हो सकती थी। दोनों पायलट समेत 18 लोगों की जान लेने वाले इस विमान हादसे को लेकर यह बात भी सामने आ रही है कि कोझिकोड एयरपोर्ट की डिज़ाइन सुरक्षा मानकों के अनुकूल नहीं है। आखिर जब नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा गठित एक सुरक्षा सलाहकार समिति ने करीब 900 साल पहले ही इस एयरपोर्ट को लेकर चेतावनी दी थी, तो फिर उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? पैराचेन कोझिकोड एयरपोर्ट एक पहाड़ी सतह पर बना है। सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार इस तरह के हवाई अड्डों पर विमान उतारते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है और यदि मौसम खराब हो तो अनिवार्य रूप से ऐसा किया जाना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी भी असावधानी बड़े जोखिम को निमंत्रण दे सकती है। क्या इस चेतावनी की अनदेखी की गई? यह वह सवाल है जो इस विमान दुर्घटना की जांच का हिस्सा बनना चाहिए। ध्यान रहे, यह चेतावनी 2010 में बेंगलुरु हवाई अड्डे पर हुई विमान दुर्घटना के बाद दी गई थी। उस दुर्घटना में 150 से अधिक लोगों की जान गई थी। बेंगलुरु हवाई अड्डा भी कोझिकोड हवाई अड्डे की तरह एक पहाड़ी पर स्थित है। कायदे से इस चेतावनी पर गौर करते हुए इस तरह के हवाई अड्डों में
खराब मौसम और खासकर तेज बारिश में विमानों की लैंडिंग के समय या तो अतिरिक्त सावधानी का परिचय दिया जाना सुनिश्चित किया जाता या फिर हवाई पट्टी के डिज़ाइन में आवश्यक फेरबदल किया जाता। कम से कम अब तो यह काम किया ही जाना चाहिए। इसी के साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि हवाई यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए ज़रूरी सबक सीखने में किसी तरह की हिलावली न होने पाए। पैराचेंज लगभग 5 सदी की लंबी प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन समारोह संपन्न हो गया। कोविड महामारी के बावजूद इस समारोह ने दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। स्वाभाविक रूप से एक बड़े वर्ग ने इस समारोह का स्वागत करते हुए राम के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की। वह खुद को वामपंथी, सेकुलर और लिबरल कहने वालों ने इस दिन को भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों पर आघात करने वाला दिन बताया। देश के सांस्कृतिक धार्मिक मूल्यों से कटे हुए इन लोगों ने यह साबित करने की भी कोशिश की कि इतिहास 5 अगस्त को एक ऐसे दिन के रूप में याद रखेगा जब बहुसंख्यकवाद को थोपने का काम किया गया। ऐसे दुराग्रही लोगों की सोच बदलना मुश्किल है, क्योंकि उनकी सोच बहुत संकुचित है। इस सोच के मूल में उनकी शिक्षा दीक्षा यह वर्ग पाश्चात्य संस्कृति से इतना अभिभूत है कि वह अपनी संस्कृति और उसकी मान्यताओं से परिचित ही नहीं होना चाहता। इसी कारण वह राम मंदिर की महत्ता को नहीं समझ रहा। राम मंदिर महज एक और मंदिर नहीं है, इसकी महत्ता एक तीर्थ स्थल से बढ़कर है, क्योंकि यह राम के जन्म स्थल पर निर्मित हो रहा है। इसकी महत्ता उतनी ही है जितनी मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की। दुराग्रही वर्ग यह समझने को भी तैयार नहीं दिखता कि किसी देश की आत्मा उसकी अपनी संस्कृति में रची बसी होती है और राम इस देश की संस्कृति में बहुत गहरे रचे बसे हैं। पैराचेंज यह किसी से छिपा नहीं कि आज़ादी के बाद शिक्षा व्यवस्था में वामपंथी हावी रहे और उन्होंने जानबूझकर इतिहास को एकपक्षीय ढंग से प्रस्तुत किया। गलत इतिहास के साथ ही उन विजातीय सेकुलरिज्म
ने भी ऐसे लोगों के चिंतन को दूषित किया जो तुष्टीकरण का पर्याय बनकर रह गया। इस सेकुलरिज्म में हिंदू मूल्यों और मान्यताओं के लिए कोई स्थान नहीं। इस सेकुलरिज्म को सही समझने वाले इस मुगालते में हैं कि भारत इसलिए सेकुलर है क्योंकि संविधान में सेकुलर शब्द का उल्लेख है। ध्यान रहे, संविधान में सेकुलर शब्द आपातकाल के दौरान जोड़ा गया। संविधान निर्माताओं ने इसकी आवश्यकता इसलिए नहीं समझी थी क्योंकि वे जानते थे कि भारत तो सदियों से पंथ निरपेक्षता का पोषक है और सर्वधर्म समभाव उसके स्वभाव में है। सेकुलरिज्म के नाम पर अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिम समाज को या तो भयभीत करने का काम किया गया या फिर उसकी अनुचित मांगों को मानने का साहबानो मामला इतना सटीक उदाहरण है। सेकुलरिज्म की विकृत राजनीति के कारण ही अयोध्या विवाद का समाधान होने में बहुत देरी हुई। कथित सेकुलर लिबरल लॉबी ने इसके लिए पूरी कोशिश की कि उच्चतम न्यायालय अयोध्या विवाद सुलझाने का काम न करे। पैराचेंज कायदे से आज़ादी के बाद अयोध्या विवाद का समाधान उसी तरह होना चाहिए था जैसे सोमनाथ का किया गया, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और उसकी वजह रही नेहरू की वामपंथी सोच। नेहरू सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के भी खिलाफ थे, लेकिन गृह मंत्री सरदार पटेल और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के आगे उनकी नहीं चली। कांग्रेस नेहरू की सोच को ही आगे बढ़ाती रही और मुसलमानों का जमकर तुष्टीकरण करती रही। इसी कारण वह समान नागरिक संहिता पर मौन रही या फिर उसका विरोध करती रही। राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन समारोह पर मीन मेख निकाल रहे लोग यह सुनने समझने को तैयार नहीं दिख रहे कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा। उन्होंने मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को राष्ट्र को जोड़ने का उपक्रम बताने के साथ ही यह रेखांकित किया कि यह मंदिर वर्तमान को अतीत से और स्वयं को संस्कार से जोड़ने की पहल है। प्रधानमंत्री ने यह कहकर कि राम ने सामाजिक समरसता को अपने शासन की आधारशिला बनाया था, यही स्पष्ट किया कि समरस भारत का निर्माण होना चाहिए। राम मंदिर देश में एकता और बंधुत्व की
भावना को बल दे। इस पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी बल दिया। उन्होंने राम मंदिर निर्माण को भारत के निर्माण का शुभारंभ ही नहीं बताया, बल्कि सबको जोड़ने वाला भी कहा। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हिंदू समाज की कमजोरी के कारण ही भारत कमजोर पड़ा और विदेशी आक्रमणकारी देश को नष्ट भ्रष्ट करने में लगे रहे। पैरा चेंज। भारत ने राम मंदिर और अयोध्या को लेकर अपने विचार कभी नहीं बदले, लेकिन कांग्रेसी नेताओं के बयानों से साफ है कि उन्हें देश का माहौल देखते हुए अपनी सोच बदलनी पड़ी। इसमें संदेह है कि देश इतनी आसानी से भूल जाएगा कि कांग्रेस ने किस तरह राम मंदिर निर्माण में अड़ंगे लगाए। शायद कांग्रेस को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है और इसी कारण राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत अन्य कांग्रेसी नेताओं ने राम का स्मरण किया। लेकिन तथ्य यह भी है कि कई कांग्रेसी राम मंदिर के खिलाफ बयान देने में लगे हुए हैं। इन कांग्रेसी नेताओं की सोच वैसी ही है जैसी विदेशी मीडिया में राम मंदिर विरोधी लेख लिखने वालों की। विदेशी मीडिया में कई ऐसे लेख लिखे गए जिनका मकसद मुस्लिम समाज की भावनाओं को भड़काना और मोदी के नेतृत्व वाले भारत को नीचा दिखाना है। विडंबना यह है कि कई पढ़े लिखे भारतीय भी इन लेखों से प्रभावित हो रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि अयोध्या में अस्पताल या विश्वविद्यालय बनता तो बेहतर होता। आखिर राम जन्म स्थल पर ही अस्पताल या स्कूल बनाने की जिद क्यों? क्या अन्य स्थलों पर उनके लिए जगह का अभाव है? सवाल यह भी है कि क्या अयोध्या विवाद ने इस पर रोक लगा रखी थी कि देश में अन्य कहीं अस्पताल या स्कूल न बने। पैराचेन, चूंकि राम मंदिर के खिलाफ एक वर्ग विश्वमन में लगा हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी यही काम कर रहा है, इसलिए सरकार को कूटनीति के जरिए यह भी सुनिश्चित करना होगा कि यह वर्ग न तो माहौल खराब करने पाए और न ही देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि धूमिल करने पाए। निसंदेह राम मंदिर निर्माण का दायित्व श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का है, लेकिन इस मंदिर के खिलाफ दुष्प्रचार की काट करना सरकार की जिम्मेदारी है। हर भारतीय को भी समझना होगा कि जो अपनी संस्कृति का निरादर करते हैं वे कहीं आदर
नहीं पाते। यह सबकी जिम्मेदारी है कि हिंदू संस्कृति और समाज अपनी खामियों और कुरीतियों से मुक्त हो। यह तभी होगा जब राम मंदिर निर्माण के साथ ही चरित्र निर्माण की प्रक्रिया को भी बल दिया जाएगा।